नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो है शुंग राजवंश का इतिहास। और शुंग राजवंश के इतिहास में स्पेशली हमें पुष्यमित्र शुंग को पढ़ना है। तो पुष्यमित्र शुंग जो था उसने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ उसकी जीवन लीला समाप्त कर उसकी हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना जो है वो इतिहास में की। ठीक है। तो शुंग वंश के इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ कि हमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानने के बहुत महत्वपूर्ण साधन मिले हैं, वो कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है पुराण। देखिए पुराण जो है वो प्राचीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था और इसके अंतर्गत मत्स्य और वायु और ब्रह्मांड ये तीन पुराण महत्वपूर्ण रूप से शुंग वंश के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। पार्जेटर मत्स्य पुराण के विवरण को प्रमाणिक मानते हैं। इसके अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक राज्य किया था। तो किस के माध्यम से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक राज्य किया, ये पुराणों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ होगी, याद रखिएगा आप। हर्षचरित दूसरा ग्रंथ जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी। तो हर्षचरित की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरस बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हर्षचरित उसे अनार्य था, निम्न उत्पत्ति का मानता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य अथवा निम्न उत्पत्ति का माना गया है। तो हर्षचरित नामक ग्रंथ में उसे अनार्य निम्न उत्पत्ति का माना जाता है। तीसरा ग्रंथ है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। तो पुरोहित का उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। उनके महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा हुई है जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत व माध्यमिका को रोन डाला था। तो ये हमें यवन आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। और इसमें ये इस बात का उल्लेख हुआ कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को क्या करा था? रोंद डाला था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है कि यवन आक्रांता साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र के निकट तक जा पहुंचे थे। तो गार्गी संहिता भी जिससे यवन आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये भी पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के राजवंश के इतिहास को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्रोत है। आगे देखेंगे मालविका अग्निमित्रम। देखिए मालविका अग्निमित्रम कालिदास का एक नाटक ग्रंथ है और इसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख में मिलता है। कौन सी राजनीतिक गतिविधियां? इस ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र जो अग्निमित्र था वो विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विद्रभ को जीतकर अपने राज्य में लाया था। तो इस घटना की जो जानकारी है वो हमें कालिदास के नाटक जो है वो मालविका अग्निमित्र से पता चलता है। कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु सरिता के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें मालविका अग्निमित्र ग्रंथ से मिलती है। थेरावली क्या है? देखिए थेरावली इसकी रचना जैन लेखक मेरुतंग ने किया था। उस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है। यहाँ भी पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है और बताया गया है कि उसने 30 वर्षों तक राज्य किया। मेरुतंग का समय 14वीं शताब्दी का है, अतः उसका विवरण विश्वसनीय नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं यदि अब एग्जाम के अकॉर्डिंग आता है तो क्या थेरावली से कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है, विश्वसनीय है कि नहीं वो एक अलग बात है। हरिवंश। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र की ओर परोक्ष रूप से संकेत किया गया है और उसे ओदभीज अचानक उठने वाला, ये प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ओदभीज की उपाधि जो है वो किसके लिए उपयुक्त की गई है? पुष्यमित्र के लिए। ठीक है। और जिसमें कलयुग में चिरकाल तक से परित्यक्त अश्वमेघ का अनुष्ठान किया गया था। इसमें व्यक्ति को सेनानी और काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण, तो सेनानी उपाधि किसकी थी? पुष्यमित्र शुंग की थी। काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण भी किसे कहा गया? पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। केपी जायसवाल ने इसकी जो पहचान की है वो किससे की है? पुष्यमित्र से की है। तो हरिवंश नामक ग्रंथ में इसे ओदभीज कहा गया, अचानक उठने वाला। इसके अश्वमेघ का उल्लेख किया गया। सेनानी और काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण जो है पुष्यमित्र शुंग की उपाधियों का उल्लेख मिलता है। दिव्य वदान। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र को बौद्ध वंश का अंतिम शासक बताया गया है। उसका चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ, किंतु विवरण विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा देखिए पुरातात्विक स्रोतों में क्या मिलता है? अयोध्या का लेख। ये पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ किए। तो अश्वमेघ यज्ञ जो है वो 2 अश्वमेघ यज्ञ किए और इसकी जानकारी हमें किस लेख से मिलती है? अयोध्या के लेख से। बेशनगर का लेख, यह अवन राजदूत हेलिडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। इससे मध्य भारत के भागवत धर्म के लोकप्रिय सूचित होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो बेशनगर का लेख है वो यवन राजदूत हेलिडोरस का लेख है और गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। इसके मध्य भारत के भागवत धर्म की लोकप्रियता सूचित होती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। भरूत का लेख।
भरूच स्तूप की एक वेस्टनी पे खुदा हुआ मिलता है। इससे पता चलता है कि सुंग स्तूपकालीन रचना है। तो ये प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। इसके अलावा सांची है, बेशनगर है, बोध गया आदि के प्राप्त स्तूप और स्मारक सुंगकालीन कला व स्थापत्य की उत्कृष्टता का ज्ञान प्रदान करते हैं। सुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अयोध्या, अहिच्छत्र और मथुरा से प्राप्त होती हैं। इनसे भी तत्कालीन इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। सुंग राजवंश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंग वंश के राजाओं के नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़ा देखकर अब इसकी उत्पत्ति का अलग अलग मायने बताएं कि कोई कहता है कि ब्राह्मण थे, कोई कहता है कि क्षत्रिय थे, कोई कहता है कि निम्न उत्पत्ति के थे। तो ये इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सुंग वंश के राजाओं के नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़ा हुआ देखकर महोपाध्याय हरि प्रसाद शास्त्री ने मत प्रतिपादित किया था कि ये वस्तुतः पारसी थे, क्योंकि मित्र शब्द उन्हीं के हैं जो सूर्य के उपासक हैं। परंतु भारतीय साक्ष्यों के आलोक में मर्वत सर्वथा त्याज्य है, तो इसको सही नहीं माना गया है। लेकिन ये किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने। हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। कुछ विद्वान इस आधार पर सुंग को निम्न जाति कहते हैं कि जब अनार्य है तो इसका मतलब निम्न जाति, किंतु ये मान्यता में उचित नहीं है, क्योंकि बाण ने पुष्यमित्र के कार्य अपने स्वामी की धोखे से हत्या को निंदनीय माना, इस कारण उसे अनार्य कहा है। ये जाति से संबंधित नहीं है। उनका यह संबोधन जाति का सूचक नहीं माना जाता है। दिव्य विद्वान सुंगों को मौर्य से संबंधित करता है। इस आधार पर कुछ लोग सुंग कुल को क्षत्रिय मानने के पक्षधर हैं, किंतु दिव्य विद्वान का कथन ऐतिहासिकता से क्या है? परे माना जाता है। भारतीय साहित्य सुंगों को ब्राह्मण मानता है। पुराण पुष्यमित्र को सुंग कहते हैं। सुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, ये थोड़ा सा ज़्यादा सटीक लग रहा है कि सुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण कहा था। और मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बेम्बिक कुल से संबंधित किया गया है। इस आधार पर इसको इस बात का पैरवी की गई है कि ये संभवतः जो है वो ब्राह्मण गोत्र से संबंधित था। बोधायन स्रोत सूत्र से पता चलता है कि बेम्बिक काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। इस प्रकार चाहे पुष्यमित्र सुंग रहा हो अथवा बेम्बिक, वह स्पष्ट ब्राह्मण जातीय था। तारनाथ ने भी उसे ब्राह्मण जाति का बताया, जिसके पूर्वज क्या थे? पुरोहित थे। हरिवंश में पुष्यमित्र को काश्यप गोत्रीय द्विज कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। पुष्यमित्र को काश्यप गोत्रीय द्विज किस में कहा गया? हरिवंश में। ऐसा प्रतीत होता है कि सुंग पहले मौर्यों के पुरोहित थे। अनेक प्राचीन ग्रंथ सुंग आचार्यों का उल्लेख करते हैं। आश्वलायन स्रोत सूत्र में शुंगों का उल्लेख आचार्य के रूप में मिलता है। वृद्धारण्यक उपनिषद में शोंगी पुत्र नामक आचार्य का उल्लेख है। इस प्रकार सुंग मुख्यतः ब्राह्मण पुरोहित, यानी अधिकतर जो मत हैं इनका जो बेम्बिक गोत्र है और विभिन्न विद्वानों के मत हैं, निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं निश्चित रूप से ये ब्राह्मण जो है उत्पत्ति से संबंधित थे। अशोक द्वारा यज्ञ पर रोक लगा दी जाने से उन्हें पुरोहित्य क्रम त्याग कर सैनिक वृत्ति अपना लिया, जो शस्त्र ग्रहण करना प्राचीन परंपरा के अनुकूल था। वर्ण धर्म के प्रबल पोषक मनु के अनुसार धर्म पे संकट आने पर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण कर सकते थे। पुष्यमित्र की ये प्रमुख रूप से ये हमने उत्पत्ति के बारे में एक बार जाना है। अब हम पुष्यमित्र की जो है वो उपलब्धि के बारे में जो है वो इस वीडियो के माध्यम से